डियर कंट्रीमैन, मैं एंड स्पेशली मेरे आसाम के भाई एंड बहनों, मैं मेरा नाम रमेश सिंह राजहरिया है और मैं आज आसाम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस जब मैं आसाम में था, स्पेशली आसाम के एजुटेशन के बारे में और आसाम का उल्फा के बारे में। उल्फा का एक आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था, और वो पहले आंसू से निकल के आंसू से स्टार्ट हुआ था ये काम, ये मूवमेंट, और फिर उल्फा निकली अलग से। तो ये उन दिनों की बात है। मेरा बैकग्राउंड एयरफोर्स है, मैं इंडियन एयरफोर्स में था और मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग आफ्टर ट्रेनिंग, मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग हुई थी तेजपुर में। हमारा एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर में था, गोराईमारी में। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। यंग थे हम उन दिनों में। तो एक वहाँ कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई टूर्नामेंट हो रहा था, तो एयरफोर्स की टीम बुलाई गई थी। हम ज़्यादा उन दिनों में खेलते नहीं थे, लेकिन थोड़ी हाइट भी ठीक थी, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड थोड़ा छोटा मोटा था। तो हमारे दूसरे दोस्तों ने कहा कि चलो आप भी चलिए। तो हम गए वहाँ पर, और हमारा स्टेडियम था, क्रिकेट स्टेडियम, एक नॉर्मल स्टेडियम था उसका, तेजपुर का। वहाँ गए तो हमारा टीम, जो हमारी वॉलीबॉल की टीम गई थी, मैं वॉलीबॉल वालों के साथ, वॉलीबॉल वाले कोई जानकार थे, हमारे स्क्वाड्रन के ही लड़के थे, पकड़ ले गए हमको। तो अच्छा से मैं नहीं जानता था, लेकिन चले गए। तो वहाँ हमारा सिलेक्शन, जो हमारे 6 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, उसमें मैं भी था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ। हम 6 की एक टीम बनी और इंटर डिस्ट्रिक्ट आसाम का होना था। तो वहाँ से हम बिजनी खेलने गए। बिजनी नाम की जगह है, ये लोअर आसाम में है, बरपेटा साइड में, बिजनी बरपेटा उस साइड में है। तो वहाँ हम खेलने गए थे और हमारी टीम, एयरफोर्स की टीम खेली पूरी। भाई जो दूसरे थे सब्स्टिट्यूट, वो वहाँ के तेजपुर के आसामी लोकल लड़के थे। एक मामा होता था, मुस्लिम मामा बोलते थे उसको, वो हमारा इंचार्ज था, वो लेके गया था हमको। तो वहाँ हम गए और हम क्योंकि सारे यंग बॉय थे, तो बड़े जॉली ट्रिप हुआ था, बहुत अच्छा ट्रिप हुआ था। और हम सेमी फाइनल में पहुँचे और फाइनल में रेलवे की टीम से हार गए थे। तो उस टाइम पे हमारा काफ़ी वहाँ के लोगों से काफ़ी दोस्ताना वो बना, रिलेशन बना। और उसके बाद में हम विजिट करने लगे, उनके घरों में जाते थे। मुझे याद है हमारे फ्रेंड होते थे, एक उषा मामूनी हमारी एक फ्रेंड थी, जो थिएटर था, एक नाम याद नहीं, उसके सामने घर था। वो बहुत अच्छे, वो भी एक प्लेयर थी, वो वुमेंस टीम भी था साथ में थी, और वुमेंस टीम भी हमारे रनर्स अप रही थी। तो हम वहाँ गए थे, तो ये घुलना मिलना हो गया, सब बहुत दोस्तों से अच्छे दोस्त बने, लड़के भी बने, लड़कियाँ बनी। काफ़ी दिन तक हमारा मिलना जुलना रहा। फिर मेरा वहाँ से करीब 2 साल बाद में वापस मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो दोबारा मैं एक सीनियर, उसके लिए मैं वापस गया और वापस मेरा दोबारा ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग के बाद में दोबारा मुझे ट्रेनिंग से डाल दिया, वापस भेजा गया था, या मेरी पोस्टिंग हुई थी आसाम में ही। वो जगह था छबुआ, तिनसुकिया के पास। तिनसुकिया नाम की जगह है, जो एक इंडस्ट्रियल टाउन था, और आसाम का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था, और सारे बिजनेसमैन 95-98% मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, जिनकी टी एस्टेट थी, जिनके प्लाईवुड इंडस्ट्री थी। तो और तिनसुकिया से के साथ में फिर वो डिगबोई है, मार्गरेटा है, ये सब ऑयल, डिगबोई ऑयल वाला है, डिगबोई मार्गरेटा में कोल फील्ड हैं। तो ये बहुत ही, आसाम एक्चुअली बेसिकली आप देखो तो बहुत ही रिच स्टेट है, मिनरल्स में बहुत रिच स्टेट है आसाम। और वहाँ के आदमी, जब मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था, तो जब हम जाते थे तो आदमी इतने सीधे साधे होते थे, बहुत सीधे थे, बहुत अच्छे आदमी थे। और एक कहानी भी हुआ करती थी, मारवाड़ी लोग बोला करते हैं, सारे वहाँ एक प्रसिद्ध था कि वहाँ के लोग बेचारे इतने सीधे साधे हैं। मारवाड़ी जो बिजनेसमैन है, वो उनको कपड़ा बेचते हैं तो चारों कोने का मेजरमेंट करके कपड़ा बेच देते हैं। मेजरमेंट तो लेंथ विड्थ होता है, लेकिन वो 4 मेजरमेंट करके कपड़ा दे देते थे, उतने पैसे लेते थे। वो आदमी बेचारे सीधे साधे थे।
उनको लूटते थे। तो एक्सप्लॉइटेशन बहुत हुआ था वहाँ का। तो सेकंड पोस्टिंग में दोबारा हमारा वो इस खेल का कंटिन्यू रहा। तो हम दोबारा एयरफोर्स की टीम से हमको दोबारा इंटर डिस्ट्रिक्ट में, इंटर आसाम में हमको एयरफोर्स टीम को बुला गया था। तो हम तिनसुकिया से दोबारा खेले और दोबारा गए हवाजान, नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में हवाजान है, हम वहाँ गए। अब वहाँ पे हमारी मुलाकात, हमारी टीम का जो मेंबर था उसमें परेश बरुआ भी था। परेश बरुआ जिसको आगे जाल के उल्फा का वो आर्मी का कमांडेंट भी हुआ, आर्मी कमांडर हुआ वो। तो परेश बरुआ हमारी टीम में था। मनोरंजन शर्मा था, एक शिशिर होता था, एक पानीतोला के 2-3 लड़के थे, प्रणव था, शिशिर था, शिशिर का एक भाई था, माखन हमारा इंचार्ज था, माखन दा, और मनोरंजन दा जिसको बाबा हम बोलते थे वो थे। तो ऐसे हमारी टीम थी। और एक हमारा ओम प्रकाश शर्मा, ओमी शर्मा जिसको हम बोलते थे, वो था। वो हरियाणा का है, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त होता है, अभी भी है, क्लोजेस्ट फ्रेंड। हम लोग वहाँ खेले तो परेश बरुआ से हमारी जानकारी हुई। छोटा सा था, बहुत जोवियल किस्म का लड़का था, बहुत बढ़िया लड़का था, जिसने हमको पहले, सबसे पहले आसामी का एक लाइन भी सिखाया था। वहाँ जो हम खेलते थे तो स्मार्ट थे, तो वहाँ लोग आके पूछते थे, बोलते थे आपका गेम अच्छा लगा, आपको हम बहुत अच्छा पसंद करते हैं, वी लाइक यू। तो वो आसामी में बोलते थे। तो मैंने उससे पूछा परेश से, यार ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को ये क्या कहते हैं? तो बोले आपको पसंद कर रहे हैं। तो मैं बोला मैं क्या बोलूँ? तो बोला आप भी वही लाइन बोलिए जो है आपको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोला वो ये कह रहे हैं मोए अपना के भाल पाई सुदे। तो मेरी फर्स्ट जो आसामी लाइन थी वो परेश बरुआ की सिखाई हुई लाइन थी। उसके बाद में ये परेश बरुआ जो था, उसका गांव जराई गांव था, जो डिंजन आर्मी का कैंप है उसके एकदम सामने उसका गांव है, जराई गांव, पानीतोला से जस्ट पास में ही है। तिनसुकिया से चलते हैं तो पानीतोला के राइट साइड में जराई गांव है, वहाँ उसका घर है। तो ये लड़का स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहता था। ये फुटबॉल का भी प्लेयर था, गोलकीपर था। और इसका भाई था जो छोटा वाला दिनेश, वो भी अच्छा प्लेयर था, वो भी फुटबॉल का प्लेयर था, गोलकीपर वो भी था। परेश बरुआ रेलवे में जॉब करता था, बाद में दिनेश भी हो गया था। और हमारी टीम के मैक्सिमम आदमी रेलवे में काम करते थे जो लोकल थे। मनोरंजन था, वो भी रेलवे में था, परेश बरुआ था, और शिशिर बाद में पुलिस इंस्पेक्टर बना था। और शिशिर का भाई भी क्या, मुझे ध्यान नहीं है, एक अच्छा लड़का था जो प्रणव बोला मैं, मेरा वो भी बहुत बहुत प्यारा लड़का था। प्यारे तो सारे ही थे। तो पानीतोला का था वो, क्योंकि पानीतोला हमारे एयरफोर्स साइड में भी है, रास्ते में आने जाने में मिल जाते थे। तो वहाँ परेश बरुआ का बाद में ये कह रहा हूँ कि परेश बरुआ स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रखता था। तो बाद में वो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कंडक्ट करवाता था। एयरफोर्स स्टेशन हमारा चबुआ और पानीतोला के बीच में एक जगह होती थी, क्या मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा था, वहाँ भी वो कंडक्ट करवाता था वॉलीबॉल के। तो हम लोग भी जाते थे, सीआरपीएफ की टीम भी आती थी, आर्मी की आती थी, और उनकी भी एक टीम होती थी। वहाँ में मैन ऑफ द मैच भी या मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहा था, जीता था। तो कांजी खोआ, करेक्ट, वो जगह नाम की थी कांजी खोआ। तो हम लोग वहाँ कंडक्ट करते थे और ये लोग भी हमारे साथ खेलने आते थे। तो परेश बरुआ से हमारी काफ़ी अच्छी जानकारी थी। तो मैं परेश बरुआ के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि वो लड़का मेरे से बहुत क्लोज था, बहुत अच्छा था। मैं तो ये कहूँगा ही बहुत अच्छा था। उसके गांव का एक और भी था, फूकन, क्या फूकन था वो, जो बहुत बड़ा फुटबॉल का प्लेयर भी हुआ था। फिर एक गुलाब बरुआ था, फूकन बरुआ, क्या फूकन का पूरा नाम मुझे याद नहीं, जो असम स्टेट से भी खेला हुआ था, इंडिया की खेला था शायद वो। तो हम लोगों का अच्छा था, आपस में काफ़ी मेल जोल रहता था। फिर मेरी वहाँ से वापस पोस्टिंग हो गई थी, बैक टू, मैं दूसरी जगह चला गया था, बेंगलोर गया था शायद वहाँ से। और उसके बाद में काफ़ी सालों के बाद में मैंने एयरफोर्स जब छोड़ा था तो मेरा बहुत ही ज़्यादा लगाव था आसाम से। तो मैं वापस आसाम तिनसुकिया में ही एक प्लाईवुड इंडस्ट्री, कोई हमारे जानकार थे, उन प्लाईवुड इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन की थी एज ए वर्क्स मैनेजर। तो वहाँ से दोबारा मेरा इसका स्टार्ट हुआ जर्नी। तो
मैं पहले फिर वापस जाऊंगा जब ड्यूरिंग एयरफोर्स टाइम इटसेल्फ ये उल्फा भी बन गया था, आंसू का चलता था पहले। तो किसी ने मुझे बाद में पता लगा था, बाद में मेरा मुलाकात तो नहीं हुआ था, कि बोरिस बरुआ का किसी से सीआरपीएफ से क्या हुआ था कोई मालूम नहीं, किसी को गोली मारी थी या ऐसा कुछ हुआ था और वो अंडरग्राउंड हो गया था। तो जब मुझे पता लगा कि बोरिस बरुआ अंडरग्राउंड हो गया या ऐसा कुछ हुआ तो बहुत ख़राब लगा था। मैंने लोगों को फ़ोन किया ऐसे क्या हुआ, तो पूरी कहानी पूरी बात का तो पता नहीं लगा, बट फिर वो अंडरग्राउंड हो गया था। और जब मैं वापस गया था तो हमारी फैक्ट्री थी, एक प्लाईवुड फैक्ट्री की, भारत टिम्बर बोलते थे उसको, मैंने ज्वाइन किया था एज ए वर्क्स मैनेजर। तो वहाँ भी मेरे पास शायद गुलाब आया था, गुलाब बरुआ या कोई आया था, बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया और उसको तो क्या करें, तो उसका क्या कर सकते हैं, आर्मी उसके पीछे है। तो मैं बोला भाई गलत काम हो गया, तब आर्मी पीछे है तो क्या करें, वो तो मेरा तो वहाँ ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो एनीवे उसके बाद में गुलाब जो है, बोरिस जो है वो उल्फा का एक बन गया था हिस्सेदार, कुछ प्रॉब्लम भी हुआ। लेकिन मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूँ ये है कि आंसू का भी जो मूवमेंट था या उल्फा की भी जो डिमांड थी उनकी, वो मेरे अनुसार काफ़ी हद तक वो जेन्युइन डिमांड्स थी उनकी। क्या है, मैंने तो वहाँ रहा हूँ, वहाँ को पूरा समझा है मैंने, बहुत साल तक मैं सामने रहा प्लाईवुड इंडस्ट्री में, बाद में मैं बहुत साल तक वहाँ रहा। तो वहाँ का क्या है कि ये लोग फार्मर थे लोग, आसामी लोकल जितने भी वो फार्मर थे, और गवर्नमेंट जॉब जितना भी था वो सारा गवर्नमेंट जॉब बंगालीज के पास था। सरकारी जो जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो रेलवे में हैं, 90% बंगाली थे। किसी भी डिपार्टमेंट में सारा जॉब जो था, वर्क जो था, सरकारी जो काम था, वो उसमें बंगाली हुआ करते थे। बिजनेस जो है वो सारा का सारा मारवाड़ी कम्युनिटी के पास था। और बाद में क्योंकि ये लोग सीधे साधे थे और थोड़े लेजी, इनके लिए कहा जाता है लाहे लाहे, ये लेजी कहा जाता है कि आसामी लोग लेजी थे, तो काम कम करते थे। और ये बांग्लादेशी मुस्लिम ये धीरे धीरे आने लगे और ये इनकी खेती में काम करने लगे एज ए लेबर, और काम करते करते ये उनकी खेती को कब्जा कर लिया। इन द सेंस वो काम ही नहीं करते थे तो इन्होंने खेती को खरीद लिया उनसे। शायद इनके पैसे चढ़ गए होंगे, लेबर के पैसे चढ़ जाते थे, इनकम हुई ही नहीं होगी, वो एग्जैक्टली मैं नहीं जानता कैसे। लेकिन ज़मीनें जो हैं वो काफ़ी हद तक ये बांग्लादेशी जो मुस्लिम हैं इन लोगों ने ज़मीन पे भी काफ़ी हद तक, मेनली जो लोअर आसाम है जैसे धुबरी, बरपेटा, बिजनी, ये जो एरिया है तो सारा का सारा बांग्लादेशी मुसलमानों ने कैप्चर कर लिया था। और वहाँ तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट तो 90% बांग्लादेशी मुस्लिम है, जो आज वो अपने आप को कुछ भी कहो लेकिन बांग्लादेशी मुस्लिम है। तो आंसू का भी जो एजिटेशन हुआ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आंसू का जो एजिटेशन हुआ वो इस कारण से हुआ कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं, और धीरे धीरे पॉपुलेशन उनकी 40% हो गई थी, शायद अब 40% से भी नीचे चले गए वो, तो मैं माइनॉरिटी में आ गए। तो उनका सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उनकी सर्वाइवल की बहुत बड़ी इश्यू बन गई। तो उनका जो ये ऑपरेशन, ये जो मूवमेंट चला वो इसके अगेंस्ट में था कि हम तो सब माइनॉरिटी में आ गए, हमारे पास तो कुछ है नहीं, सब कुछ हमारा था और आसाम में हम रहे नहीं। तो उनका मूवमेंट चला और उसी के चलते ये जो निकला, उल्फा निकला, वो इसीलिए निकला। अब उल्फा का जो शुरू में सोच था वो सही था, लेकिन वो कहाँ डिरेल हुआ, वो आगे चल के डिरेल हो गया। मेरा जो सोच है, उनका जो एजिटेशन था वो होना चाहिए था कि पहले जो मुस्लिम बांग्लादेशी आ गए, यदि वो सोलली उनके लिए होते, उनको निकालने के लिए होते, तो ये मूवमेंट उनका सफल हो जाता, क्योंकि सारी कम्युनिटी, सारे लोग उनके साथ आ जाते। लेकिन ये हुआ क्या कि वो उनको तो इन्होंने शायद मेरे हिसाब से कम टच किया, और इन्होंने पहले टारगेट किया बंगालियों को कि बंगाली भागो यहाँ से, और मारवाड़ियों को भी टारगेट किया, मारवाड़ियों से। अब हो सकता है उल्फा के जो रियल उल्फा थे वो नहीं करते थे ये काम, लेकिन उनके नाम पे दूसरे जो थे वो गलत काम करते थे, मारवाड़ियों से पैसे लेना, उनको तंग करना कि तुम ये काम कर रहा हो तो इतना पैसे दे दो। ये बहुत काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा चलने लग गया था। और एनी मोमेंट, कोई भी जब अंडरग्राउंड मूवमेंट होता है तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो नेचुरली वो कुछ ना कुछ तो उनको करना ही पड़ता है। तो वो एक लाइन उनकी गलत चली गई थी, तो बंगालियों के पीछे लग गए और मारवाड़ियों के पीछे लग गए, मुस्लिम के पीछे, बांग्लादेशियों के नहीं लगे, नॉट मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम के पीछे नहीं लगे।
जिनको मियाँ बोलते हैं, जिनको अभी सीएम जो है प्रेजेंट, वो जो बोलते हैं मियाँ, तो वो मियाँ हकीकत है। वो हमारी नॉर्थ में भी इनको मियाँ बोलते हैं। हम तो सभी मुस्लिम को मियाँ बोलते हैं, लेकिन वो वहाँ बंगाली जो वहाँ से आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल, आई मीन सॉरी, बांग्लादेश से मुस्लिम, उनको बोलते हैं। तो उनके यदि बाहर निकालने का काम करते तो ज़मीन उनके पास वापस आ जाती, और फिर उनकी वो जो माइनॉरिटी वाली प्रॉब्लम है वो नहीं रहती, क्योंकि वहाँ मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, आउटसाइडर्स की इतनी नहीं है। और इस मूवमेंट के कारण जो एक तिनसुकिया जो थी वो गोल्डन सिटी थी, वो गोल्ड माइन थी वो एक्चुअली। सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, कैलकाटा के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन तिनसुकिया में थे। सबकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, एम्प्लॉयमेंट, ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट था, लोकल लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था। तो वो सारे लोग फिर एक एक करके वहाँ से शिफ्ट हो गए। वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, शिफ्ट होने लग गए, सारा अपना बिजनेस है वो समेटने लग गए। और मैन जो मेजर जो पार्टी थी, वो सारे के सारे बड़े बिजनेसमैन, तो वो सारे ने शिफ्ट कर लिया कलकत्ता में। तो वहाँ के बिजनेस जो था वो इवन नागालैंड तक था। नागालैंड में प्लाईवुड इंडस्ट्रीज़ का या वीनियर का बहुत बड़ा काम था। वहाँ से भी वाइंड अप हो गया। वाइंड अप होने का दूसरा भी एक रीज़न था, सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉरेस्ट इलीगल फेलिंग बंद कर दिया था। तो मैं ये कह रहा था कि मैं उसके बारे में वापस आ रहा था कि पॉरेश बरुआ को क्यों होना पड़ा था। उसका जो रीज़न था वो ये था कि वहाँ एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था आसामी लोगों का। तो उसका शायद उनके लिए उन्होंने ये सोचा कि चलो मुझे या किसी को तो कुछ करना है, तो उन्होंने ये स्टेप लिया था। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मेरा इतना अच्छा साथी था, इतना बढ़िया आदमी था, वो इस मोमेंट में चला गया और फिर जाके वो डायरेक्शन थोड़ा गलत हो गया। और हो सकता है वो उसमें गलत में वो नहीं थे, लेकिन जो डाउन द लाइन थे वो लोगों को तंग करने लगे, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में गया। उसके बाद में उसका भाई था दिनेश को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। इवन मनोरंजन शर्मा को भी आर्मी वालों ने 2-4 बार पकड़ा था कि भाई तुम उनके साथ है, जबकि वो उनके साथ नहीं था। लेकिन क्योंकि कोई टाइम पे टीम मेंबर थे, हम लोग सब साथ में थे, तो हो सकता है उनको सोचा गया हो कि भाई ये भी हो सकता है, तो उसको पकड़ा गया था। 1-2 बार मैं या मेरा साथी ओमी शर्मा है, वो इंडियन आर्मी जाके वहाँ से उनको निकलवा के भी लाए थे। फिर ये दिनेश के साथ हुआ। दिनेश का क्योंकि उसका भाई है, तो दिनेश को भी आर्मी ने शायद 2-4 बार पकड़ा होगा। तो दिनेश 1-2 बार मिला था मुझे बाद में, 300 में ही हम ओमी शर्मा के ऑफिस में बैठे थे, वहाँ आया था और शायद वाइफ को लेके आया था, मुझे याद नहीं है। आके बोला नई शादी की थी उसने, तेजपुर से की एक लड़की से। तो बोला मैंने रमेश दा शादी कर ली, मैं तो ऐसे है। तो बड़ी खुशी, हमने उसे कहा पार्टी वार्टी, तो अच्छा खुशी हुआ। तो उसके बाद में मेरा चला गया था बिरला कंपनी में, वुडक्राफ्ट आसाम बिरला कंपनी, जो आदित्य जी हैं, आदित्य के फादर बीके बाबू चलाते थे, उनकी इंडस्ट्री थी वुडक्राफ्ट मरियानी में। तो मैं मरियानी में पोस्टेड था एज ए जनरल मैनेजर। तो वहाँ पे एक बार आया था दिनेश, और दिनेश के साथ में आया था वो फुकन, पूरा नाम मुझे याद नहीं है उनका, जो बहुत बड़ा आसाम का फुटबॉल प्लेयर था। वो दोनों मेरे पास आए थे और बोले रमेश दा हमको प्रॉब्लम हो रही है, आर्मी वाले हमको उठा रहे हैं, हमको डर है कि आर्मी वाले हमको मार देंगे। ऐसा उसने आके हमको बताया था, आप आइए और आर्मी वालों से बात कीजिए। तो मैं बोला यार आपके लिए तो ज़रूर करेंगे, आर्मी तो आप तो बहुत नीट एंड क्लीन है, आपको तो हम जानते हैं, हमेशा आप साथ रहे हैं, इसमें आपने पार्ट नहीं लिया है। तो दिनेश मैं ज़रूर आता हूँ, मैं आऊँगा, आके जब मैं जानकारी ढूंढता हूँ, मेरे से देखें कोई जानकार मिलेंगे तो मैं कैसे भी करके आता हूँ, आपसे मिलेंगे। अब उसके थोड़े दिन बाद में मेरा ये बैड लक मैं कहूँ उसका, या मुझे बहुत ख़राब लगता है कि मैं पहुँचने वाला था या मैं वहाँ जाता, उससे पहले मैसेज आ गया कि दिनेश को मार दिया गया है। अब मुझे तो नहीं जम रहा था कि आर्मी ने मारा, क्योंकि आर्मी को भी मालूम था शायद कि दिनेश किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो आर्मी
ने मारा होगा ये मेरे को कम जम रहा है। मेरे अनुसार ये जो मैटर हुआ ये सल्फा के द्वारा हुआ शायद, क्योंकि मैंने आर्मी वालों से बातें की थी, इंक्वायरी की थी, तो बोले नहीं अपना हमारा कोई रोल नहीं है, ये सल्फा वालों का है। तो सल्फा का और अल्फ़ा का कुछ हो गया था, इनकी डिस्प्यूट थी काफ़ी, क्योंकि अल्फ़ा वाले इनको कहते थे कि तुम अभी जब सरेंडर कर दिया तो ये पैसे का लेन देन बंद करो, और सरेंडर किया तो वैसे ही वो 2 एंटी हो गए ना। एंटी होने से नेचुरली तो सल्फा वालों का ऐसा मुझे बताया गया, लेकिन लोकल लोग जरूर नहीं मान रहे थे इस बात को, लेकिन मुझे कहा गया या मेरी जो इंक्वायरी थी वो ये बताया कि भाई उनको सल्फा वालों ने मारा है। कहाँ तक सत्य है नहीं जानता। तो वो एक दूसरा मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था कि दिनेश भी किसी भी कारण से दिनेश को भी मार दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा दुख हुआ था। 1-2 बार हम और किसी सिलसिले में हमारी गाड़ी, जब बिरला में थे तो हमारी गाड़ी को आर्मी वाला ने कन्फिस्केट किया था यूज़ करने के लिए, तो मैं गया था रिक्वेस्ट करने के, यार हमारी गाड़ी तो मत लो, तो छोड़ दिया था, उन्होंने गाड़ी नहीं ली थी। तो वहाँ हम बैठे बात कर रहे थे, वहाँ एक मेजर थे, एक सीनियर अफसर थे, तो हम बैठे थे, तो बोले यार आप हमारे साथ ही हो तो आप तो जानते हो, क्योंकि वहाँ ऐसी बातें में, तो मैं बोला हाँ इसके साथ मैं खेला हुआ हूँ, काफ़ी क्लोज था। उन्होंने फ़ोटो भी दिखाई, ये देखिए, तो मैं पहचानना सका ही नहीं, क्योंकि वो एकदम मोटा हो गया, कुछ अजीब सा हो गया था। जो परेश बरवा एकदम स्लिम फिट था, तो खैर ऐसे पहचान तो लिया, पर मैं बोला हाँ है तो वही। बट उसके बाद में मैं मिला नहीं उससे, जब से हमारी पहली जो वो मतलब अल्फ़ा ज्वाइन करने से पहले जो मिला था, उसके बाद में मुलाकात परेश से हमारी हुई नहीं। हाँ उसके भाई दिनेश से जरूर, हाँ उन दिनों में जब थे तो हम उसके घर में भी बहुत बार गए थे। उसके घर में उसकी माँ के हाथ से, परेश की माँ के हाथ से हमने खाना भी खाया था, क्योंकि जब वो जो टूर्नामेंट कंडक्ट करता था अपने घर के पास ही करता था। तो एक बार CRPF और एयरफोर्स का वहाँ उससे मैच भी करवाया था, तो उस टाइम पे मैच के बाद में हम उसके घर गए थे, खाना वाना खाया था, तो घर वालों से भी परिचय था। उसकी माँ अच्छी थी तो माँ का हाथ का खाना खाया था। तो मतलब हमारी ऐसी यादें हैं। मैं यदि आसाम की यादों को बताऊं तो मेरे को 25 घंटे लग जाएंगे। इतनी मीठी यादें हैं आसाम की मेरे पास, इतने प्यारे इतने अच्छे अच्छे दोस्त थे हमारे आसाम के कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं आई रियली मिस आसाम। मैं आसाम अभी आसाम से आ गया था, मैं आसाम को छोड़ दिया था मैंने समवेयर 96 में, आई थिंक 95-96 में, जब आसाम को प्लाईवुड इंडस्ट्री को नॉर्थ ईस्ट में बंद कर दिया गया था, तब वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। तो 1-2 बार वापस जाने का मौका मिला था, गया था। अब कई बार वहाँ के पुराने दोस्त हैं, वो बुलाते भी हैं, बोलते भी हैं आओ यार, कभी आते ही नहीं हो। तो आसाम मेरा एक क्या है, एक सेकंड होम था, वो दूसरा घर था। वो इतना प्यारा था आसाम, और प्यारा है आसाम। आसाम के लोग, मतलब मैं या तो आसाम को मानता हूँ कि इतने अच्छे लोग हैं आसाम के, या कर्नाटका के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। कर्नाटका के लोग भी बहुत ही प्यारे हैं। तो ये दूसरे नंबर पे मैं कर्नाटका को लाता हूँ। आसाम का मुकाबला ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। हम तो नागालैंड में भी रहे हैं। नागालैंड में हमारी बिरला की 2 फैक्ट्री थी जो दोनों मेरे अंडर में थी। वहाँ भी हम जाते थे। वहाँ भी एक गांव था अतुफुमी, कुछ ऐसा नाम था, मैं भूल रहा हूँ उसको, मुकलम्बा के पास में अतुफुमी, ऐसा ही कुछ गांव था। तो गांव में भी हम जाके खेलते थे। वहाँ के लोग भी मेरे नाम पर इवन स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट किया था। राजा हरिया स्पोर्ट्स क्लब नाम से भी उन्होंने वहाँ स्टार्ट किया था। तो वहाँ के आदमी, वहाँ का हेड जी भी था हिकिया सेमा, वो भी पुराना मिलिट्री का आदमी था। उससे भी मेरी काफ़ी बनती थी। अच्छा, बहुत बढ़िया था। हेड जी भी था, एक सेकंड जी भी था, सेकंड हेड जी भी था। तो असम की भी हमारी काफ़ी अच्छी वो जर्नी रही थी, टेन्योर रहा था नागालैंड का। तो असम तो मेरे दिल के हमेशा नज़दीक रहा। असम के लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो भी ये पीछे हुआ, जो कुछ भी इनसे आंसू से मोमेंट हुआ, या उल्फा का जो मोमेंट हुआ, गलत डायरेक्शन चला गया, अलग बात है, लेकिन वो सही थे। उनका मुद्दा जो वो गलत नहीं था कि वहाँ पे उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। अब आज भगवान की दया से आसाम काफ़ी अच्छा हो रहा है। हेमंत जी, विश्व शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी तो आसाम में एकदम बदल गया बताते हैं, इन दिनों में नहीं गया हूँ। तो
मैं असम के बारे में बार बार वीडियो डालता रहूँगा। असम के लोगों को प्यार करता रहूँगा। मेरा बाबा है, मेरा जॉन है, ये लोग है। और प्रणव कहीं मिले, प्रणव कहीं मेरा वीडियो देखे तो ज़रूर मुझे प्रणव याद करना, कांटेक्ट करने की कोशिश करना। बाबा को मालूम है, बाबा से बात कर सकते हो, जॉन से बात कर सकते हो। और पुराने अपने यदि जो भी साथी हैं जो जिनका मुझे नाम ध्यान नहीं है, माखन का मुझे पता लग गया था, चला गया था। एक वो और था, क्या कौन सा लड़का था ना, बहुत अच्छा प्लेयर था, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, जो जिसने एक लड़की से प्यार किया, लड़की ने दगा दे दिया था, वो फिर उसके चक्कर में मेंटल हो गया था, फिर बाद में एक्सपायर हो गया सुना है। तो बहुत अच्छा लड़का था वो भी। तो जितने हमारे पुराने दोस्त हैं, यदि कोई मिलता है तो ज़रूर उनको मेरा नंबर देना, कोशिश करना कि हमसे बात करें। तो आज मैं भी ये छोटा सा डाल रहा हूँ, फिर दोबारा एक बार हम कभी दोबारा असम के बारे में बात करेंगे।